जैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं, यूनानी के हैं, या आयुर्वेद की जो परीक्षाएं होती हैं आयुर्वेद उपचारिका यानी जीएनएम की भर्ती के लिए। तो इस समय जो है स्त्री रोग व प्रसूति परिचर्या का जो है प्रश्न पत्र मैं आपको हल करा रहा था। 50 प्रश्नों को हल करा दिया था। 50 प्रश्नों तक का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है देख लीजिए। और 50 से आगे के प्रश्नों को आज मैं आगे हल करा रहा हूँ, यानी कि 100 प्रश्न आज मैं पूरा हल करा दूँगा। तो लगातार तैयारी जारी है। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी वैकेंसी बहुत ही नज़दीक समय में है, तो आप लोग अपनी वैकेंसी की खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। हमारी यही शुभकामनाएं कि आप लोग हमारे चैनल को देखने वाले बच्चे सफल हों और जीवन में खूब उन्नति और तरक्की करें। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि स्तन के कितने भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्तन के कितने भाग होते हैं तो इसमें बता दीजिए आप लोग। तो इसमें होते हैं 2 भाग, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक चूचक में कितने रंध्र होते हैं, यानी 20 से 25 रंध्र होते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 53 देख लीजिए मित्रों। 53 में दिया है कि स्तनों उत्पत्ति में मुख्यतः कार्यकारी हार्मोन है। तो इसमें दिया है प्लेक्टोनिन और ऑक्सीटोसिन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें विकल्प सही होगा आपका सी विकल्प, यानी उपयुक्त दोनों। प्लेक्टोनिन और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलके जो है स्तनों की उत्पत्ति करते हैं, यानी स्तन बनाने में जो है मदद करते हैं। गर्भ संभव सामग्री के अंतर्गत माना गया है। शुक्र, आर्तव, गर्भाशय, उपयुक्त सभी। तो 54 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी शुक्र का भी जरूरत पड़ेगी, आर्तव की भी जरूरत पड़ेगी, गर्भाशय की जरूरत पड़ेगी, तब गर्भ संभव सामग्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 55 देख लेंगे विद्यार्थी। शुक्र का श्रावण कहाँ से होता है? शुक्र का श्रावण कहाँ से होता है? तो 55 का बी विकल्प सही होगा, यानी कि शुक्राशय। जैसा कि नाम है शुक्र, और श्रावण होगा कहाँ से? तो शुक्राशय से होगा, विसर्कोश से होगा नहीं। शुक्र नलिका से कोई ज़्यादा संबंध इसका नहीं होगा। शुक्र नलिका का काम है शुक्राणु को जो है आपके बच्चेदानी तक पहुँचाने का कार्य करती है, और उपयुक्त कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये शुक्र का श्रावण कहाँ होगा? तो ये होगा शुक्राशय में। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, पिछली बार पूछा भी गया था। नंबर 56 देखेंगे। शुक्र का पर्याय है। शुक्र का पर्याय क्या होगा बता दीजिए आप लोग। इसमें दिया है बीज, वीर, रेतस, उपयुक्त सभी। क्या होगा फटाफट बता दीजिए, इसमें क्या होगा बताइए आप लोग। 56 का डी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि शुक्र में जो है बीज, रेतस, शुक्र और वीर दोनों जो है ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए विद्यार्थी। देख लीजिए, शुक्र का पर्याय है। शुक्र का पर्याय है रेतस, तेज, शुक्र, उपयुक्त सभी। क्या होगा बताइए। 57 का भी डी सही होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। शुद्ध शुक्र होता है। शुद्ध शुक्र होता है किस तरह होगा, किस प्रकार से होगा? तो इसमें दिया है स्फटिक के समान स्वच्छ, पतला, स्निग्ध, मीठा, शहद के समान गंध वाला, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? 58 का डी सही होगा, यानी उपयुक्त सही। स्फटिक के समान स्वच्छ भी होगा आपका शुद्ध शुक्र, पतला, स्निग्ध, मीठा भी होगा, शहद के समान गंध वाला होगा। यही समझ लीजिए कि आपका शुद्ध शुक्र है, और ये अगर शुद्ध होगा तो आपको संतानोत्पत्ति में जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। 59 देखेंगे। स्निग्ध, घना, पिच्छल, चा मधुर, चा विदाद, चा रेता, शुद्ध बीजानि योच्छन्ते, स्फटिक सन्निभम। शुक्र का उपयुक्त लक्षण किस आचार्य ने माना है? ये कौन से आचार्य ने माना है आप लोग बताइए। तो इसमें दिया हुआ है चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट, कश्यप। 59 का ये होगा, यानी कि चरक ऋषि ने जो है इस चीज़ को मान लिया है। महर्षि चरक जी ने उनको जो है ये बात कही है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 60 में दिया है कि स्फटिकाभ्यम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चा शुक्रमाचिंती के चित्त तैल छेदनिभम तथा। शुक्र का उपयुक्त लक्षण किस आचार्य ने माना है? किसने माना है? चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट, कश्यप।
तो पहले प्रश्न में आप बता चुके हैं, दूसरे प्रश्न में बता दीजिए। तो इसमें होंगे सुश्रुत जी ने माना है। किसने माना है? महर्षि सुश्रुत, सुश्रुत ने माना है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए। 61 प्रश्न देखेंगे। बीज में होता है, इसमें होगा सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। क्या होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले विगत परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें बता दीजिए, इसमें होगा आपके फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज। बी विकल्प सही होगा। बीज में होता है फ्रक्टोज। और 62 देखेंगे। शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु, डिम्बाणु, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं। तो कौन सी होगी 62 की? शुक्राणु जो है शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए बंधु। 63 देखिए। शुक्राणु की लंबाई होती है 0.25 मिलीमीटर और 0.5, 0.75, 1.0। कौन सा होगा बता दीजिए। 63 का ये विकल्प सही होगा, यानी 0.25, यानी 0.25 मिमी होगी। इसे नोट कर लीजिए। 64 सुश्रुत के अनुसार शुक्र के दोष हैं। 64 का जो है कौन सा सही होगा? तो इसका होगा डी सही। सुश्रुत के अनुसार शुक्र के दोष 11 बताए हैं। इम्पोर्टेंट, नोट करें बंधु, 11 हैं। प्रश्न नंबर 65। चरक के अनुसार शुक्र के दोष हैं। 65 के सी यानी 8 हैं। सुश्रुत ने 11 बताया, चरक ने 8 बताया। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। सुश्रुत चरक में से किसी को भी पूछ सकता है, तो आप लोग जाने रहेंगे। साध्य शुक्र दृष्टि होती है। साध्य शुक्र दृष्टि होती है। वातज दृष्टि, पितज दृष्टि, कफज दृष्टि, उपयुक्त सभी। 66 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। आप लोग कमेंट करते जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, ये गुरुदक्षिणा स्वरूप समझ के आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगता हूँ। इसको आप लोग दे दीजिए, इसमें कोई संकोच मत कीजिए। 67 कृच्छ साध्य शुक्र दृष्टि होती है। कृच्छ साध्य शुक्र दृष्टि होती है। वात पित्त कफज, वात कफज व रक्तज, उपयुक्त। तो इसमें क्या होगा बता दीजिए। 67 का डी विकल्प उपयुक्त सभी होगा, नोट कर लीजिए। 68 असाध्य शुक्र दृष्टि होती है। असाध्य शुक्र दृष्टि, इसमें ये विकल्प है मूत्र की गंध वाला, बी है पुरीश की गंध वाला, सी है सन्निपातज, डी है उपयुक्त सभी। 68 का कौन सा सही होगा? ये होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रत्येक मास में स्त्री के योनि से आने वाले रक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं बता दीजिए भाई, इम्पोर्टेंट होगा। 69 का ये होगा आर्तव। इसे आर्तव कहते हैं, जिसे जो है क्या कहेंगे? आर्तव। आर्तव की उत्पत्ति रस से हुई है। इस या कथन किसका है? चरक, सुश्रुत, वांगभट, कश्यप। 70 नंबर प्रश्न 70 का बता दीजिए आप लोग। इसमें होगा बी विकल्प, सुश्रुत ने कहा है। आर्तों की उत्पत्ति रस से हुई है, किसने कहा है? महर्षि सुश्रुत ने कहा है। इम्पोर्टेंट, नोट करिए बंधु। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। आर्तों को रक्त धातु की उपधातु किस आचार्य ने माना? आर्तों को रक्त धातु की उपधातु किस आचार्य ने माना? तो इसमें दिया है चरक, सुश्रुत, अदिति, कश्यप। तो कौन से होंगे बता दीजिए आप लोग। 71 का कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। ये विकल्प सही होगा, यानी महर्षि चरक ने ये बात कही है, नोट कर ली। आर्तों की उत्पत्ति बिना किसी योग के होती है, यह किस आचार्य का कथन है? चरक, सुश्रुत, हरित, कश्यप। कौन से होंगे? 72 का सी सही होगा, हरित।
इन्होंने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पहली बार इनका नाम आपको सुनने को मिला होगा, नोट करिए। बालिकाओं में प्रथम रजोदर्शन होता है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। 73 का होगा ये, यानी 12 वर्ष। इम्पॉर्टेंट है। 74 स्त्रियों में रजोनिवृत्ति होती है यानी मोनोपोज होती है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। 54 का क्या होगा, डी 50 वर्ष। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न देखेंगे, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति का कारण है 75 का सी वृद्धावस्था, शरीर का शिथिल हो जाना। उपयुक्त दोनों क्या होगा, उपयुक्त दोनों होगा। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 76 में देखा है शुद्ध आर्तव होता है खरगोश के रक्त के समान, लाक्षारस के वर्ण के समान, जो वस्त्र पर दाग नहीं छोड़े। उपयुक्त सभी कौन सा होगा भैया, 76 का डी होगा, उपयुक्त सभी। ये सारे लक्षण उसमें होने चाहिए। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए भैया। और ये है 77 शुद्ध आर्तव होता है गुंजा फल के वर्ण के समान, लाल कमल के फूल के समान, इंद्रगोप कीट के वर्ण के समान। उपयुक्त सभी। दो प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते पूछे गए हैं, बताइए आप लोग। 77 का डी होगा, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट, नोट करिए। 78 ससासिस प्रतिमम यतु यदा लक्षा रसोपमम तदा वरम प्रसन्ति यदोष न विचरन्ते तते। यह कथन किस आचार्य का है, तो इसमें देख लीजिए 78 का चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट, कश्यप। कौन से होंगे, 78 का आपका बी होगा, सुश्रुत ने कहा। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 79 इसमें दिया है कि गुंजा फलम सवर्णम चा पद्म अला सन्निभम और इंद्रगोप शंकावर्तम शुद्धमादिशते। या कथन किस आचार्य का है, 79 चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट, कश्यप। अभी आपने पढ़ा है, फटाफट बता दीजिए 79 का। ये विकल्प सही होगा, चरक ने ये बात कही है। नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चरक के अनुसार आवर्त प्रमाण होता है 2 अंजलि, 4 अंजलि, 2 अंजलि। कौन सा होगा बताइए आप लोग, फटाफट बता दीजिए। और इसमें चरक के अनुसार आर्तव प्रमाण होता है 2 अंजलि, 2 अंजलि, 4 अंजलि, ना मात्रा में अधिक ना मात्रा में कम। 80 का क्या होगा बताइए, इसका होगा डी विकल्प, ना मात्रा में अधिक ना मात्रा में कम। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 81 देखिए, इसमें दिया है कि वांगभट्ट के अनुसार आर्तव प्रमाण होता है। पुनः वही चीज़ें दी गई हैं कि 2 अंजलि, 2 अंजलि, 4 अंजलि, अधिक मात्रा में ना कम। तो कौन सा होगा, 81 का सी सही होगा, 4 अंजलि इसमें होगा, वांगभट्ट ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 82 देखिए, आधुनिक मतानुसार आर्तव प्रमाण होता है 4 से 8 होश, 4 से 8 होश, 4 से 12, 8 से 12 होश। उपयुक्त कोई नहीं, 82 सी सही होगा। 8 से 12 औश लिखा हुआ है, वही सही होगा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चरक के अनुसार आवर्तकाल है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। उपयुक्त कोई भी। इसका जो है बी विकल्प सही होगा, 5 दिन। चरक महर्षि चरक ने 5 दिन बताया है। सुश्रुत के अनुसार आवर्तकाल है 7 दिन। पहला विकल्प है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। उपयुक्त कोई नहीं। सुश्रुत 84 का ए होगा, 3 दिन। सुश्रुत ने 3 बताया, चरक ने 5 बताया। अब वांगभट्ट ने क्या बता दिया है, इसको नोट करिएगा आप लोग। तो वांगभट्ट के अनुसार आवर्तकाल है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का ए सही होगा, 3 दिन। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये 86 में दिया हुआ है कि हरित के अनुसार आवर्तकाल है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का सी सही होगा, 7 दिन। इन्होंने 7 दिन बताया। 87 आर्तव स्राव का अंतराल होता है 15 दिन, 1 मास, और 1/2 मानी मास, 2 मास। कौन सा होगा,
बताइए आप लोग। 87 का बी सही होगा, 1 मास। आर्तों की प्रक्रिया होती है 88। प्रश्न नंबर 88 दिया कि आर्तों की प्रक्रिया होती है, तो इसमें दिया अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त कोई नहीं या कोई भी। तो बता दीजिए इसमें क्या होगा। 88 का बी क्षारीय होती है। प्रश्न नंबर 89, आर्तों में सामान्य रक्त की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा होती है, अधिक होगी कम होगी। कभी अधिक कभी कम, उपयुक्त कोई नहीं। 89 का ए सही होगा, यानी अधिक होगी। नोट करिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्तो रक्त नहीं जमने का कारण है फाइबिन की उपस्थिति, फाइब्रिजोन की उपस्थिति, फाइबोलाइसिन की उपस्थिति, उपयुक्त कोई नहीं। कौन होगा? 90 का जो है सी सही होगा, यानी कि फाइबोलाइसिन की उपस्थिति, फाइबोलाइसिन की उपस्थिति, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। आर्तो रक्त नहीं जमने का कारण फाइबोलाइसिन की उपस्थिति है। नंबर 91 देखेंगे। स्त्री जननांगों का निर्माण होता है म्यूलेरियन डक्ट से, मीजोनेफ्रिक डक्ट से, थायरोग्लासल डक्ट से, उपयुक्त कोई नहीं। 91 का होगा ये, यानी म्यूलेरियन डक्ट से। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। किस मास का गर्भ 1 किलोग्राम के बराबर होता है? द्वितीय मास, तृतीय मास, षष्ठ मास, पंचम मास। 92 ये होगा सी सही, यानी कि षष्ठम मास में जो है बच्चा 1 किलोग्राम का हो जाता है। इम्पोर्टेंट होगा। 93 दे। पतानिका है जरायु, डिसिडुआ, इंडोमेटिनियम का रूप, उपयुक्त बीसी दोनों कौन सा होगा बता दीजिए। 93 का कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो 93 का डी सही होगा, बी और सी दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 90 यह है कि अपारा का व्यास है 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। 94 में होगा सी विकल्प सही, यानी 9 इंच का होता है। अपारा का भार होता है, कितना होता है? 20 से 40 तोला, 40 से 60 तोला, 60 से 80 तोला, 30 से 35 तोला। 95 का कौन होगा? 95 का कौन सही? कॉपी 40 से 60 तोला बता दीजिए आप लोग। भैया नोट करिए फटाफट, इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ। भाव मिश्र के अनुसार स्त्री योनि में नाड़ियाँ हैं। 96 का बी, यानी कि 3 है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गर्भावस्था में पित्तज आहार विहार से शिशु में होता है, क्या होगा? खालित्य, पालित्य, उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। 97 इसमें क्या होगा? डी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सारंगधर के अनुसार गर्भ का में लिंग भेद का कारण है शुक्र, आर्तव, ईश्वर इच्छा, उपयुक्त सभी। 98 का डी, उपयुक्त सभी बता दीजिए भैया। 99 बहुगर्भता का कारण है आकाश, वायु, जल, तेज। तो ये होगा वायु, वायु के कारण जो है बहुगर्भता होती है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। प्रथम रजो दर्शन होता है ये, यानी 12 वर्ष की अवस्था में।